चैप्टर जो सेकंड है उसके पार्ट ए को पढ़ा था, हाफ सेक्शन को हमने रीड कर लिया है। अब हम कर रहे हैं चैप्टर सेकंड का बी पार्ट, और इस बी पार्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर हम कंडक्टर्स और कंडक्टर्स की जो वेरियस प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, मोबाइल चार्ज कैरियर जिसके अंदर होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, इजीली कंडक्शन कर सके हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है और कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो अगर हम मेटल्स की हम बात करें तो मेटल्स के अंदर जो कंडक्टर्स हैं, मेटल जो है वो कंडक्टर क्यों है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और इसी वजह से हम मेटल्स को क्या कहेंगे, हम कंडक्टर कहेंगे। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के अंदर वो कंडक्टर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, कंडक्टर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ऑन द फिजिकल बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, मान लो कि ये कंडक्टर है, अगर हम कंडक्टर को चार्ज देंगे तो चार्ज कभी भी यानी आप कह सकते हो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर आप मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मान लो कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होगा, सबसे पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो कंडक्टर होते हैं एट द सरफेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल, कि जब भी इनके सरफेस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है कंडक्टर के सरफेस के ऊपर हमेशा कैसी होती हैं, नॉर्मल होती हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है कि अगर हम कंडक्टर को कोई भी चार्ज देते हैं बाहर से तो वो चार्ज उसके सरफेस के ऊपर ही लाई करता है, इंटीरियर के अंदर चार्ज लाई नहीं करता है, तो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। और यही रीज़न है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो होता है, क्योंकि चार्ज प्रेजेंट ही नहीं होता। ठीक है, कंडक्टर के बाहर होता है, जबकि इंसुलेटर में अगर आप चार्ज देते हो तो वो हर जगह होता है, आउटसाइड भी और इनसाइड भी, हर जगह उसके आता है, यानी जिस पोर्शन के ऊपर दिया है उस पोर्शन के अंदर होगा। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी है, लास्ट जो है फोर्थ प्रॉपर्टी, कि कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल इनसाइड होता है, यानी जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा, सेम होगा। पोटेंशियल जो होता है थ्रू आउट द कंडक्टर बॉडी इज कांस्टेंट। ठीक है, तीसरी चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है सरफेस के ऊपर वो होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट फॉर कंडक्टर। कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है एट सरफेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जहाँ पे सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो ये हमारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं कंडक्टर्स की। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब होता है किसी रीजन को, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फिनोमेना से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, तो इट इज़ द फिनोमेना इन विच सर्टेन रीजन इन द ऑफ द स्पेस, स्पेस का कोई भी रीजन है उसको हम क्या करें, प्रोटेक्ट करें। किससे प्रोटेक्ट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कंडक्टर्स जो होता है, अगर हमने उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने रख दिया, ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा इनसाइड द कंडक्टर।
इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि अगर हम कोई भी चार्ज सर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को देंगे तो उसके सरफेस के अंदर आएगा, उसके अंदर नहीं आता। तो इस तरह से हमारे कई डेलिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम इस तरह के कंडक्टर, जो हमारे कंडक्टर एनवलप होते हैं उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट को रखकर, डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट को रखकर हम क्या कर सकते हैं, उसकी शील्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर होता है। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी जब भी आपके थंडर स्टॉर्म आता है तो आपकी जो गाड़ी होती है उसके अंदर आप ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव होते हो। इसका कारण ये है कि जो कार की बाहर वाली जो सरफेस है वो क्या है, कंडक्टर की होती है। तो अगर मान लो कि बिजली गिर भी जाती है आपकी कार के ऊपर तो वो आपकी मेटालिक बॉडी से होते हुए अर्थ में चली जाएगी। ठीक है, उस मेटेलिक बॉडी होती है अर्थ पे चल जाएगी, और अगर आप अंदर हो तो आपको किसी तरह का भी शॉक नहीं लगेगा। इसका मेन रीज़न ये है कि आप वहाँ पर, कंडीशन ये होनी चाहिए कि सारे डोर और विंडोज़ क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर एक तरह से ये जो कार है, कार की जो बॉडी है वो आपकी एक तरह की शील्डिंग प्रोवाइड करेगी आपको। तो ये थे इलेक्ट्रो स्टैटिक रीज़न के लिए। तो इसमें हमारा, आप ऐसे कह सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि मान लो ये एक रीज़न है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। ठीक है, और अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, आप कह सकते हो लेस देन ज़ीरो, यानी अगर इसकी सरफेस के ऊपर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी इस रीजन में, अंदर की तरफ होगी। और अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़ीरो से बड़ी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि हमने यहाँ पर कोई भी मटेरियल रख दिया तो उस मटेरियल के अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़ीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगा। बट जो उसका पोटेंशियल है वो क्या होगा, हमें पता है पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, चाहे जो सरफेस के ऊपर होगा वही इनसाइड होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल इसके ऊपर क्या लग रहा है, कांस्टेंट लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस सब्सटेंस को एक कंडक्टिंग बॉडी के अंदर रखकर हम क्या कर सकते हैं, इस सब्सटेंस को या कोई ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यही था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अंदर। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स और जो है उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक वो इंसुलेटर्स हैं। अब देखो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज इंसुलेटर, वो इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक्स हैं विच शो पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्या शो करते हैं, पोलराइजेशन शो करते हैं। ठीक है, जो क्या शो करे, पोलराइजेशन करे, जब उन डाइलेक्ट्रिक्स को हम कहाँ रखें, इलेक्ट्रिकल रीजन के अंदर रखें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम रखेंगे तो कुछ डाइलेक्ट्रिक्स क्या करते हैं, आपके पोलराइजेशन शो करेंगे। उन इंसुलेटर्स को हम क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। ठीक है, इंसुलेटर्स भी हम देखो कंडक्टर्स नहीं है डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इंसुलेटर दो तरह के होते हैं। कुछ इंसुलेटर होते हैं जो पोलराइजेशन शो करते हैं, कुछ इंसुलेटर होते हैं जो पोलराइजेशन शो नहीं करते हैं। पोलराइजेशन आपको पता है, पोलराइजेशन क्या होता है कि इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड होते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर क्या हो जाए, किसी डिस्टेंस से ये क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, ये कोई भी डेल्टा डिस्टेंस है, डेल्टा डिस्टेंस से क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए। डिस्प्लेस होने वाला इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड ना करे, तो उस सिचुएशन को हम पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर अगर वो उनमें ये इफेक्ट मीन्स उनका सेंटर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज सेपरेट नहीं हो रहा है तो वो इंसुलेटर की कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे। ठीक है, और जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है तो वो इंसुलेटर की कैटेगरी में काउंट होंगे। साथ साथ उन मटेरियल्स को हम क्या नेम देंगे, डाइलेक्ट्रिक्स नेम देंगे। ठीक है, तो ये आपके डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में था। डाइलेक्ट्रिक्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे पोलर और दूसरे हमारे होते हैं नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। तो पोलर वो होते हैं
जिनमें पहले से ही हमने उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा भी नहीं है, फिर भी उनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव है वो पहले से ही थोड़े से डिस्प्लेस हुए होते हैं। और जब हम उन्हें, जैसे कि हमने ये मान लो कि इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जैसे हम उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, जैसे मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट है पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें क्या कहेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर द एटम्स, ये वो एटम्स हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स हैं विच हैव सेपरेट सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दे एंड दीज आर कॉल्ड द पोल्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं। जैसे कि HCl H2, HCl में क्या होता है, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, इसके स्लाइटली पॉजिटिव होता है। H2O के अंदर भी इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव होता है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इन्हें पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, जिनमें इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो सेपरेट ना हो। ठीक है, इनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेंटर सेपरेट ही ना हो, ये आपस में कोइंसाइड कर रहे हो। जैसे हम इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो इनमें डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, इनके अंदर क्या डेवलप हो गया है, पोल्स डेवलप हो गए हैं। ठीक है, कौन से पोल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर के पोल्स डेवलप हो गए हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जितने भी आपके गैस हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं। और जितने आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स हैं, वो सारे के सारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो, जैसे ही हम उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उनके क्या आ जाते हैं, पोल्स। ठीक है, इन पोल्स को हम डायपोल्स भी बोलते हैं। और हमें पता है डायपोल हैं तो इनका क्या होगा, डायपोल मोमेंट भी होगा। तो आप आइदर फॉर्म कह सकते हो कि इनमें डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, आई मीन्स इंड्यूस होना। ठीक है, जब इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इनमें इनके डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, ज़ीरो हो। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन ज़ीरो कहेंगे, नॉन ज़ीरो यानी बढ़ा देंगे, तो इनके अंदर पोलराइजेशन क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो ये था आपका डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड पोर्शन। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या होता है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू है जहाँ पर इन विच अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि मैक्सिमम वैल्यू, जैसे कि हमने ये मान लो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेंटर हो गया। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ किया तो इनकी वैल्यू और इंक्रीज़ हो जाएगी। हमने और इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ किया, इनकी वैल्यू और इंक्रीज़ हो जाएगी। हमने और इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ किया, सर्टेनली एक ऐसा रीज़न आ जाएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर आपस में, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा। यानी एक दूसरे को, कि इनका जो इम्पैक्ट था वो जो प्रॉपर्टी इनको इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही थी, इंसुलेटिंग बना रही थी, वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी और एक कंडक्टर की तरह इनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेंटर सेपरेट हो जाएंगे और ये कंडक्टर की तरह काम करने लगेंगे। तो उस मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे अगर मैंने 0.1 भी इंक्रीज़ कर देना इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमारी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो वो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कहेंगे। हवा के लिए, एयर के लिए ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना है हमारा, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। 1 मीटर रीजन के अंदर इतना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस रीजन के अंदर अगर हवा भी होगी ना तो वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगी। ठीक है, तो इसीलिए हम एयर के अंदर इससे लो, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम इससे लो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करते हैं, इससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस रीजन के अंदर एयर भी कंडक्शन करने लग जाती है। नेक्स्ट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने डाइपोल्स बने हैं, उन डाइपोल्स का मोमेंट कितना है, उसे हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं।
और अगर हमारे पास कोई भी लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है, लीनियर आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी किसी एक डायरेक्शन पर सेम है, तो तब उसका जो डाइपोल पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा उतनी पोलराइजेशन ज़्यादा। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हम यहाँ पे अगर हटाते हैं तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, जिसे हम बोलते हैं जाई ई। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट होता है हमारे पास ये एक करैक्टरिस्टिक कांस्टेंट है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, करैक्टरिस्टिक कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमें करैक्टरिस्टिक्स बताता है कि वो मटेरियल कितना इलेक्ट्रिकल फिनोमिना प्रोड्यूस कर सकता है, कितना इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट बना सकता है अगर उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने इसे करैक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट कहा है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी है इम्पॉर्टेंट, 2 या 3 मार्क्स के अंदर आता है, और साथ साथ नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी है। हाउ डज पोलराइज डाइलेक्ट्रिक मॉडिफाई ओरिजिनल एक्सटर्नल फील्ड। किस तरह से हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है, पोलराइज डाइलेक्ट्रिक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को, अपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको किस तरह से मॉडिफाई कर सकता है। तो हम इसके लिए कंसिडर करेंगे, हमारे पास मान लो कि एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, और हमने इसको क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। मान लो कि एक प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज दे रखे, नेगेटिव चार्ज दे रखे, तो हमें पता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, यानी आप कह सकते हो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कितनी है, ई नॉट है। ठीक है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका वॉल्यूम कितना है, डेल्टा वी। ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम है। अब क्या होगा, अब हमें पता है कि पॉजिटिव की तरफ कौन सा सेंटर आएगा, हमारा नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव की तरफ कौन से आएंगे, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएंगे, सेपरेट होने लगेंगे, क्योंकि ये जो सेंटर है इन्हें क्या करेंगे, अपनी अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेंगे। तो इस वाले रीजन के ऊपर, इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, माइनस सिग्मा पी। सिग्मा पी का मतलब होता है पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली यहाँ पे कैसे आएगी, प्लस पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो इसके ऊपर कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस रीजन के ऊपर कैसा डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सो डाइपोल मोमेंट जो होगा हमारा इस डेल्टा वी वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, डाइपोल मोमेंट इन डेल्टा वी वॉल्यूम, तो वो कितना होगा, पोलराइजेशन इनटू में वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता है पोलराइजेशन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, पोलराइजेशन इनटू में डेल्टा वी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हमें पता है टोटल चार्ज, अगर हम टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं तो टोटल चार्ज जो होगा, आप कह सकते हो चार्ज कह सकते हो, या सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल सकते हो। तो टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, प्लस सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी, तो टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो होगी कितने, डेल्टा वी वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड अपोजिट है। तो अब हम क्या कहेंगे कि जैसे ही ये हमारा इंड्यूस चार्ज डेवलप हो गया है इनके ऊपर, परमानेंट नहीं है ये, परमानेंट नहीं है ये, टेम्परेरी चार्ज डेंसिटी है, तो इस वजह से ये जो है छोटे छोटे जो रीजन हैं ये भी आपस में मिलकर ये जो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये भी अपना एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, और उस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ये होगी। ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स भी बोल सकते हो। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव पोलराइज, जो हमारा पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी है से नेगेटिव पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी की तरफ होगी। तो जिस वजह से इस डाइलेक्ट्रिक का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने ये दे रखा था, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना दे रखा था, ई नॉट दे रखा था। अब हमें और लेकिन इसने अपना खुद का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। तो हमें पता है कि अगर हमें रिजल्टेंट निकालना होता है दो वेक्टर का, तो हम क्या कहते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बट इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जिस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा हमारा, ई नॉट माइनस ई आई। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे
कि इस डाइलेक्ट्रिक ने अपने ओरिजिनल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया। और कैसे मॉडिफाई कर दिया है, इसने उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर दिया है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी डाइलेक्ट्रिक्स को रखते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम कर देता है। ठीक है, ये जो चार्ज हैं ये बाउंड हैं, ये फ्री नहीं है यहाँ पर, इसीलिए जो हमारे पास नेट पोलराइजेशन है, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से रिमूव कर दें तो इमीडिएटली ज़ीरो हो जाएगी, ये दोबारा अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेंगे। सो यही आपका इस टॉपिक के अंदर था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ध्यान रखना, ससेप्टिबिलिटी थोड़ी सी डिफर है, ये स्ट्रेट है और ये इस तरह से है, एक्स नहीं बनाना है, कई बच्चे एक्स बना देते हैं, ये रॉन्ग है। ध्यान रखना, ये स्ट्रेट लाइन और ये टिल्ट लाइन, ठीक है, और फिर यहाँ पे ई लिखेंगे, ये ससेप्टिबिलिटी का सिंबल है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन डेवलप करना है, क्योंकि ये 1 मार्क्स के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, और ये 1 मार्क्स के जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स उसमें भी इसका क्वेश्चन आ सकता है एज ए न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमें पता है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। मान लो ये डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई कर देता है, कैसे, ई नॉट माइनस ई आई, इस फॉर्म से कर देता है। आप वेक्टर साइन भी लगा सकते हो, विदाउट वेक्टर भी काम कर सकते हो इसके अंदर। और अब हम जैसा कि जानते हैं कि मान लो कि इस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जाई ई है, तो इसका जो इंड्यूस होगा, ठीक है, जाई ई की जो स्टेटमेंट होती है, जाई ई स्टेटमेंट होती है हमारे पास कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल, या आप कह सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसने मॉडिफाई किया, उस मॉडिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिवाइड कर दो, जो इंड्यूस वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो। और आप कह सकते हो कि ई आई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, जाई ई इंटू में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बराबर होगी। ठीक है, सो हमारे पास ये आ जाएगा ई नॉट माइनस में जाई ई इंटू में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे भी कितना आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इसको यहाँ लेके आएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस में जाई ई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ई नॉट। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो 1 प्लस में जाई ई, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ई नॉट डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें पता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मॉडिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो ये जो वैल्यू है किसके इक्वल होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो हमारे पास यहाँ रिलेशन आ गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 प्लस जाई ई। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, 1 का के इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई ई, इसको आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में भी आता है क्वेश्चन। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं फॉर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 81 होता है। तो उसकी जाई ई की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वो क्या होगी हमारी, के माइनस 1, यानी 81 माइनस 1, तो कितनी आएगी, 80 आएगी। फॉर एयर के लिए इस तरह से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.0054, तो जाई की वैल्यू क्या होगी 1.0054 माइनस 1, यानी कि 0.0054। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये वाला जो कांस्टेंट है ये डायमेंशनल लेस है, यूनिट लेस है, जस्ट ये क्वांटिटी को बता रहा है यहाँ पे। फॉर वैक्यूम हमें पता है वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो जाई की वैल्यू क्या होगी 0। फॉर टिश्यू, अगर हम टिश्यू की बात करें, ठीक है, ह्यूमन टिश्यूज जो होते हैं उनके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, तो जाई की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, 1 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है, और आपका 2 मार्क्स का विद रिलेशन ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक है, तो इतना ही हम आज करेंगे, कल हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे इस सेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ऑल द बेस्ट।